एवरीवन, माई सेल्फ दीपक विश्वकर्मा। मैं एडुफोकस में एजुकेटर हूँ और यहाँ मैं रिवीजन क्लास करा रहा हूँ ICMR साइंटिस्ट बी के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास है। अगर आपने पहले से ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपने कभी भी अपनी लाइफ में एक बार इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको 100% समझ में आएगा। और ये रिवीजन की क्लास है क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, इसलिए मैं इसको बहुत फास्ट पढ़ाऊँगा, लेकिन इतना फास्ट ज़रूर रहेगा कि आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो ये लेक्चर ज़रूर देखिए। चलिए अब हम बात करते हैं सेल साइकिल पे। और हाँ, अगर आप देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम बात करेंगे सेल साइकिल की, ठीक है। अब सेल साइकिल मतलब कि एक सेल है और इसको डिवाइड होना है। देखिए, एक सेल है, इसको डिवाइड होना है और सेल का साइज़ जो है सेम होना चाहिए। कंटेंट ऑफ DNA 2n और 2n ऐसे 2n सेम होना चाहिए। खैर, अगली जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा प्लॉइडी इन द सेल, वो लेक्चर आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा। कब ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी कैसे कैसे होता है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा माइटोसिस और मियोसिस के हेल्प से। मैं बेसिकली यहाँ पे बताने जा रहा हूँ सेल साइकिल रेगुलेशन। तो आप लोगों को पता होगा कि सेल साइकिल को हम डिवाइड कर सकते हैं मेनली दो पार्ट में। एक एम फेज होता है और एक इंटरफेज होता है, ठीक है। इंटरफेज होता है, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं लोग। और इंटरफेज में 3 फेज और होते हैं, G1, S, G2 फेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो G1 फेज है यहाँ देखिए, यहाँ G1, यहाँ पे लिखते हैं G1, ये है S और ये G2। S स्टैंड फॉर सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस भाई? DNA की सिंथेसिस। तो जब सिंथेसिस होनी है DNA की, उसके लिए जो सारी तैयारी होती है वो G1 में होती है। और ये लिखा है G2, ये भी गैप 2 है, ये गैप 1 गैप 2। यहाँ पे सेल को डिवाइड करना है, तो सेल के डिवाइड करने के लिए जो भी प्रोटीन बनती है उसकी जो सारी तैयारी होती है वो G2 में होती है। तो कैसे कैसे इसका रेगुलेशन होता है, यही चीज़ें हम आप लोग को बताएंगे। और जितना इम्पॉर्टेंट होगा, जहाँ जहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं बताऊँगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोग सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम देखेंगे, एस फेज, एम फेज, साइटोकाइनेसिस, ये कैसे रेगुलेशन होता है इसका। ये यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जितना इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगा। तो देखिए, सेल साइकिल कैसे चलता है, सेल कैसे डिवाइड करती है, ये हम लोग को पता है। जो अभी हमने आप लोग को बताया कि माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन, फिर बाद में साइटोकाइनेसिस रहता है, G1 है, S है, G2 है, ठीक है। 4 फेजेस जो दिखाई दे रहे हैं सेल साइकिल के, वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला डायग्राम आप लोग याद कर लीजिए। कभी कभी ना, मतलब ये नेट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, अभी ये बताने का टाइम नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में होता है ना कि यहाँ दे देगा A, यहाँ लिख देगा B, यहाँ लिख देगा C, कहेगा A किसको डिनोट कर रहा है, तो आप लिखिएगा G1 को, ठीक है। B किसको डिनोट कर रहा है, S फेज को। C किसको डिनोट कर रहा है, G2 को। बात खत्म। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कर लीजिएगा। ऐसा ही ग्राफ देगा, ऐसा ही ग्राफ दिया हुआ वो है भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। अगर आप नेट की तैयारी किए हैं, आपने नेट के क्वेश्चन देखें तो जरूर आपको पता होगा। सो अब यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं। द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ICMR साइंटिस्ट भी में क्वेश्चन थोड़े ईजी आते हैं। इसलिए ईजी का मतलब ये है कि अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए ईजी है, नहीं पढ़े हैं तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है। यहाँ देखिए, सबसे पहले बात कि M फेज के बाद G1 में गया और G1 से इसको S फेज में जाना है। S फेज में DNA का रिप्लिकेशन होगा, यानी कि इंटर सेल साइकिल। मैक्सिमम सेल्स जो है वो G1 में ही रहती हैं, या ये यूँ कह सकते हो आप लोग, G0 फेज का नाम सुने होगी, जिसको क्विसेंट फेज के नाम से भी जानते हैं। सेल जो होती है मेटाबॉलिकली और फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती है, लेकिन इसको डिवीजन नहीं होता। लेकिन अगर सेल साइकिल में जाना है तो G1 कंप्लीट करेगा। इसको बुलाता है इंटर सेल साइकिल एंड प्रोसीड S फेज। इसको स्टार्ट ट्रांजिशन, और ये भी देखा जाता है कि इन्वायरमेंट फेवरेबल है कि नहीं है S फेज में जाने के लिए। अच्छा, S फेज के बाद इसमें पूरा DNA का रिप्लिकेशन होगा। अच्छा, एक बात बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ना, देखिए ये N नंबर में है, और जब रिप्लिकेट हो जाता है, इसकी सिस्टर क्रोमेटिड जब आ जाती है तब भी ये N नंबर में ही है। कभी गलती मत करिएगा, ये भी N नंबर है, ये भी N नंबर है, ये C है और ये 2C है, याद रखिएगा इसको। जब ज़रूरत पड़ेगी, चलिए सेल साइकिल का अगर बेसिक कंसेप्ट समझना होगा तो मैं बताऊंगा बाद में कभी। तो वीडियो आपको कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
तो आगे बढ़ते हैं। अब G2 से M फेज में जाना है भैया। यहाँ क्या करना है ना, सेल को डिवाइड कराना है। तो जब सेल को डिवाइड कराना है तो चेक तो करना पड़ेगा कि पूरा डीएनए रिप्लिकेट हो गया है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को भी पता है अच्छे से। मान लीजिए सेल को डिवाइड कराते हैं और किसी में कम ही क्रोमोजोम आ गया, ठीक है, कम क्रोमोजोम आ गया तो सेल सर्वाइव नहीं करेगी। तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि भैया सारा डीएनए रिप्लिकेट हो गया है कि नहीं, इन्वायरमेंट कैसा है, इसको G2M ट्रांजिशन बोलते हैं और ये माइटोसिस में इंटर करता है। और उसके बाद से याद करते हैं इसको फटाफट, और उसके बाद से देखा जाता है कि ऑल क्रोमोजोम्स अटैच टू द स्पिंडल, अटैच हो गया है कि नहीं, चेक किया जाता है। क्योंकि देखिए होता यही है ना, देखिए आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड है, देखिए सिस्टर क्रोमेटिड हैं, इनको सेपरेट करना है अपोजिट पोल पे। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, देखिए स्पिंडल फाइबर, और यहाँ से इसको सेपरेट कर देंगे। तो अटैच तो होना चाहिए ना। क्या पता चला कि एक यहाँ पे एक क्रोमोजोम है, ये देखिए यहाँ पे क्रोमोजोम है और इधर का स्पिंडल इधर ही बाइंड कर ले जाके और इधर भी इधर ही बाइंड कर लिया, तो ये पूरा सबको अपने घर लेके चला जाएगा। ज़्यादा क्रोमोजोम ले जाके करेगा क्या, इक्वली डिवाइड होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे चेक किया जाता है ट्रिगर एनाफेज प्रोसीड टू साइटोकाइनेसिस एंड प्रोसीड टू साइटोकाइनेसिस, मतलब मेटाफेज प्लेट पे प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग कंट्रोल सिस्टम ये बता दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद से ये देखिए कितना बढ़िया है, ठीक है। देखिए ये है CDK, राइट, और ये है इसकी साइक्लिन, ये देख लीजिए, ये है CDK और ये है इसकी साइक्लिन। अब बताइए बिना साइक्लिन के CDK काम कर पाता है? नहीं कर पाता है। और हर CDK का अपना एक साइक्लिन होती है। कभी कभी एक CDK के 2-2, 3-3 साइक्लिन होती हैं, लेकिन सेल साइकिल के केस में नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इट वॉज ओनली फॉर अ जोक। तो देखिए होगा यही कि ये CDK है, CDK का फुल फॉर्म होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, मतलब है तो ये एंजाइम, ठीक है ना, लेकिन काम ये तभी करेगा जब इसको साइक्लिन मिलेगी। अगर साइक्लिन डिग्रेड हो गई, ये भी हाथ पांव जोड़ लेगा, हम नहीं काम करेंगे, हमको साइक्लिन चाहिए। तो ये CDK और साइक्लिन हर फेज के अलग अलग हो सकते हैं। किस फेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए G1 है ना, और G1 से S फेज ट्रांजिशन हो जाएगा, और एक G2 फेज है, और एक G2 टू M फेज है, एक M फेज है। मतलब अगर इसको डिवाइड किया जाए तो, नहीं तो जनरली तो हम लोग यही देखते हैं कि G1 है और S है और G2 है और M है, तो कहाँ कौन सा CDK और साइक्लिन रहता है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। याद करिएगा कि ये CDK है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्राफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये ग्राफ ध्यान से समझ लीजिए, कुछ है नहीं इस ग्राफ में, बहुत आसान सा ग्राफ है। जैसे देखिए होगा क्या कि कोई सेल G1 में है तो उसके लिए G1 में है तो G1 CDK चाहिए, और अगर G1 से उसको जाना है S फेज में, ठीक है, तो S फेज में जाने के लिए G1 CDK तैयार है, उसके लिए G1 साइक्लिन भी चाहिए ना। अब इसका नंबर हम लोग अभी मैं लौट के आऊँगा इसका नंबर बताने के लिए। फिर उसके बाद से देख लीजिए S CDK है, मान लीजिए S CDK पहुँच गया तो S CDK और S साइक्लिन, और उसके बाद से जब G2 से M में जाना है तो M CDK M साइक्लिन, और ये सबका लेवल जो है APCC। अच्छा, APC का फुल फॉर्म होता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज, अरे ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिख रहा हूँ मैं, ये देखिए ये वाली स्पेलिंग एकदम सही है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये वाली स्पेलिंग कहीं गलत नहीं होती है कि नहीं, कहीं गलत नहीं होती है ये स्पेलिंग। अच्छा, C स्टैंड्स फॉर साइक्लोसोम, साइक्लोसोम। तो या तो आप APC कहिए इसको या तो C कहिए। यहाँ पे आके सारे साइक्लिन का लेवल कम हो जाता है, सारे साइक्लिन का लेवल कम हो जाता है, CDK का भी लेवल, CDK की एक्टिविटी भी बंद हो गई, ठीक है ना। अब ये आप लोग अपने मन से थोड़ा पॉज करके, स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिए, बात खत्म। हमको जल्दी से रिवीजन कराना है, बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको लाइन से बताते जाना है। और मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे रिवीजन के वीडियोस देख लीजिएगा, आपको इस एग्ज़ाम में तो फ़ायदा करेगा ही, आपको हर एक एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा, क्योंकि यही तो कोर साइंस है, यही तो लाइफ साइंस है, और क्या है। और आपको लगता है कि कोई और चीज़ है तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एक मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग अच्छा फीडबैक देते हैं तो
खराब फीडबैक देंगे वो भी मोटिवेशन है, उसको मैं सुधारने के लिए आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर ये चीज़ अच्छी कर लीजिए तो सही रहेगा। और मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के कॉल्स मुझे आते हैं, आप लोग अप्रिसिएट करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा CDK कहाँ पे काम करता है। बस यही ग्राफ है, यही टेबल है, यही टेबल को हम लोग समझ लिया जाए तो हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, जिस सेल को G1 में ही रहना है ना, तो G1 CDK, और CDK होता है CDK 4 and 6, और उसका साइक्लिन होता है साइक्लिन D। जिसको ट्रांजिशन मतलब G1 S CDK, मतलब G1 से S में जाना है रिप्लिकेशन के लिए, जिसका न्योता आ गया है कि उसको S फेज में जाना है, उसके लिए होता है साइक्लिन E। अच्छा, जो S CDK है वो होता है G1 S के लिए जो CDK होता है वो होता है CDK 2 साइक्लिन E। लेकिन जब ये चला गया S फेज में तो S CDK 2 तो है ही, साइक्लिन इसका चेंज हो गया, साइक्लिन होता है साइक्लिन A। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि CDK 2 कौन कौन से साइक्लिन से बाइंड कर सकता है, CDK E साइक्लिन E से भी और साइक्लिन A से भी। ठीक है, E कब चाहिए? जब इसको G1 से S में जाना है, और S में चला गया तो साथ छोड़ देता है इसका, यही होता है। काम निकल गया तो फेंक दो इसको। देखिए यहाँ पे साइक्लिन E, और ये S फेज में यहाँ पे साइक्लिन A काम करना शुरू कर देगा, तो CDK 2। ठीक है, अब CDK 1 डबल स्टार लगाया, पढ़ लीजिए नीचे क्या लिखा हुआ है, हो जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। कि CDK 1 को पहले कहा जाता था CDC 2, जो कि वर्टिब्रेट और फ्रीजन दोनों में पाया जाता था, और CDC 20 इन वर्डिंग में कहा जाता था। तो 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है कि CDK 1 का होमोलॉग वर्डिंग में क्या होता है, क्या कहा जाता है उसको, तो कह दीजिएगा CDC 28, बोल दीजिएगा दीपक सर पढ़ाए हैं डोको टेस्ला में। लेकिन मैंने भी पढ़ाया है, यही जो बुक है अल्बर्ट की बुक है, इसी से आपको बताया। अच्छा, यहाँ देखिए वर्डिंग ईस्ट में एक ही CDK है, देख रहे हैं आप लोग, एक ही CDK है, साइक्लिंग चेंज हो रहा है, देखिए कितना बढ़िया है ये, अकेले सारे साइक्लिंग को संभाले हुए है। ठीक है, तो CDK 1 साइक्लिन 3 अलग अलग फेज के लिए, इसको याद कर लीजिए, बात खत्म। अब देखिए थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये तो लिख लिया होगा। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। चलिए, G1 S CDK कौन सा CDK था, याद है? CDK 2। साइक्लिन कौन सी थी? साइक्लिन E, हमको याद हो गया। और S CDK कौन सा है? CDK 2 और साइक्लिन A। और M CDK कौन सा CDK है? CDK 1 और साइक्लिन कौन सा है? साइक्लिन B। बस खत्म। ठीक है, अगर ख़त्म हो गया और आपको समझ में आ गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये तो नहीं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक कुछ CAK होते हैं, मतलब CDK एक्टिवेटिंग काइनेज है। जैसे मान लीजिए होता ये है कि CDK जब साइक्लिन से बाइंड कर लेता है तभी वो फुल्ली एक्टिवेट नहीं रहता है, तो वहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड करने के लिए आता है CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। मतलब इसको अगर फॉस्फेट मिल गया मतलब इन्विटेशन एक्सेप्ट है और ये काम करना शुरू कर देता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर CDK ज़्यादा एक्टिव हो गया, जैसे मान लीजिए ये देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये G1 है, S है, G2 है और M है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि G1 में CDK बन गया, CDK M के लिए G2 में CDK 1 तैयार हो गया, और इसी में साइक्लिन भी तैयार होती है, इसकी साइक्लिन भी मिल गई, तो ये G2 में ही सेल डिवीजन करने लगेंगे, है ना। इसीलिए एक होता है इनहिबिटर V1 काइनेज, ये चेक करता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीठ पीछे धोखा हो जाए। ये चेक करता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि G2 में ही मतलब बाकी प्रोटीन अभी बनी ही नहीं सेल साइकिल के लिए, सेल डिवीजन के लिए, तभी G2 में ही ये सेल को डिवाइड करने लगे। V1 काइनेज क्या करता है, इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड कर देता है। इनहिबिटरी फॉस्फेट जब ऐड कर देगा, ठीक है, इनहिबिटरी फॉस्फेट जब ऐड कर देगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। अब जब सारा काम हो जाता है, लास्ट में बनता है CDC25 फॉस्फेटेज। ये CDC25 फॉस्फेटेज क्या करता है, बस सिर्फ यहाँ से इनहिबिटरी फॉस्फेट को कहता है कि चलो तुम्हारा काम हो गया, तो यहाँ से इसको निकाल देगा, काम करना शुरू कर दिए। तो देखिए अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, CAK के बारे में, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। एक होगा, ये हमने क्या पढ़ लिया, ये देखिए CDK इनहिबिटिंग काइनेजेस। ठीक है, तो इनका अब एक पूरी लिस्ट है, वो पूरी लिस्ट को मैं समझा देता हूँ। और ये देखिए, ये है CKIs, देखिए CKIs,
ये क्या करते हैं, CDK साइक्लिन दोनों को बाइंड करके रोके रहते हैं, बाइंड किए रहेंगे कि नहीं नहीं तुमको काम नहीं करना है, जिसके एग्जाम्पल P21, P27, P16 ये सब होते हैं। ये कैंसर वगैरह में आप लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो एपोप्टोसिस का मैंने लेक्चर डाल दिया है और उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम आ गए सेल साइकिल में हम लोग देख रहे हैं, ये रिवीजन क्लास है, याद रखिएगा इस बात को। तो अब यहाँ देखिए APCC कैसे काम करता है, APCC कैसे काम करता है, देखिए MCDK का मतलब CDK1, साइक्लिन का मतलब साइक्लिन B, MCDK साइक्लिन से बाइंड किया और ये एक्टिवेट करता है CDC20 को। CDC20 जब एक्टिवेट होता है ना, देखिए इसको एक्टिवेट कौन किया, MCDK। जब एक्टिवेट होता है तो जाके इनएक्टिव APCC को एक्टिवेट कर देता है। और APCC देख रहे हैं आप लोग, APCC जब एक्टिवेट होता है तो वो M साइक्लिन यानी साइक्लिन B पे पॉली यूबिक्यूटिनिन ऐड कर देगा। देखिए पॉली यूबिक्यूटिनिन जब ऐड कर देगा पॉलीब्यूटाइलेशन हो जाता है और ये प्रोटीन कुटाइलेशन याद है आप लोगों को, हमने बताया था प्रोटीन सॉर्टिंग में हमने आप लोगों को ये बताया होगा। आप लोग अगर उसका भी वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लीजिए, मिस मत करिए, एक भी वीडियो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे अब ये चला जाएगा प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन के लिए और MCDK की एक्टिविटी कम हो गई क्योंकि अब क्या है ना, मेटाफेज प्लेट पे ये अरेंज हो गया है। तो APCC हमने ऊपर वाले ग्राफ में दिखाया था कि जब APCC काम करता है तो सारे साइक्लिन का लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और यहाँ देखिए SCF के थ्रू कंट्रोल, इसको जानने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम वही चीज़ है। CKI है, जाके फॉस्फेट ऐड कर दिया, मतलब यहाँ पे कंट्रोल बाई प्रोटीलिसिस बाई SCF, ठीक है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा। ये हम लोग देख लिया जाए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बहुत आराम से इसको हम समझाएंगे। जैसे CDK एक्टिवेटिंग काइनेज CAK, मतलब जो एक्टिवेटिंग फॉस्फेट ऐड कर रहा था, याद है फॉस्फोराइलेशन हो रहा था जब यहाँ पे CDK और साइक्लिन दोनों बाइंड कर लिए थे, लेकिन दोनों में बात नहीं हो रही थी, दोनों काम नहीं कर रहे थे। एक फॉस्फेट ऐड करने का काम कर रहा था CAK, ठीक है। एक है V1 काइनेज। V1 काइनेज क्या करता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि फॉस्फोराइलेट करता है इनहिबिटरी साइट पे और ये क्या करता है, सप्रेस करता है CDK1 एक्टिविटी को बिफोर माइटोसिस। माइटोसिस से पहले ये क्या कर देता है, सप्रेस करता है। यानी कि जब तक सेल माइटोसिस में जाने के लिए तैयार नहीं है तब तक V1 काइनेज जो होगा उसको रोके रहेगा। रुके रहो, अभी तुमको जाने की जरूरत नहीं है, रुके रहो। उसके बाद जब ये सारा काम हो गया तब एक्टिवेट होता है CDC25 फॉस्फेटेज। ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा इनहिबिटरी फॉस्फेट को फ्रॉम CDK। 3 फैमिली मेम्बर्स होते हैं इसके, CH25A, B, C मैमल्स में, ठीक है। प्राइमरी इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग CDK1 एक्टिविटी एट द ऑनसेट ऑफ माइटोसिस, यानी कि इसके इनहिबिटर है V1 काइनेज को, कि V1 काइनेज को नहीं इनहिबिट करता है, V1 काइनेज के इफेक्ट को रिवर्स कर देता है, मतलब इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटा देगा। तो यहाँ तक तो हम लोग डायग्रामेटिकली भी समझ गए हैं और ये भी समझ गए। अब CKIs, ठीक है, CKIs में क्या है, SIC1, P27, P21, P16, यहीं से ले लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन लेके जाइए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, SIC1 कहाँ होता है, बडिंग इसमें क्या करता है, सप्रेस करता है CDK1 को G1 में। CDK1 किसका है, M का, तो MCDK काम करने लगेगा अगर G1 में तो उसको सप्रेस करेगा। फॉस्फोराइलेशन बाय CDK1 एट द एंड ऑफ G1 ट्रिगर्स इट्स डिस्ट्रक्शन, मतलब अगर अब सेल जा रही है S फेज में ना तो CDK1 जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और फॉस्फोराइलेट कर देगा SIC1 को। ये बडिंग ईस्ट है। अच्छा, P27 मैमल्स में पाया जाता है, ये क्या करता है, सप्रेस करता है G1S CDK को और SCDK की एक्टिविटी को G1 में। मतलब मान लीजिए अभी G1 में सेल आई है, सेल मैच्योर हो ही रही है, तब तक ये कह रहा है कि चलो DNA रेप्लिकेट करो, तो नहीं, अभी रोके रहेगा इसको। या SCDK की एक्टिविटी लगा कि G1 में ही DNA को रेप्लिकेट करने लगा, क्योंकि SCDK कौन सा CDK होता है, CDK2, और ये कौन से होते हैं, CDK4 and 6। मैं याद भी कराते जा रहा हूँ, अभी चार्ट में हम लोगों ने देखा है, यही है ना, 4 and 6। तो अब देखिए हुआ क्या, सेल क्या करता है, हेल्प करता है विड्रॉल फ्रॉम सेल साइकिल व्हेन दे टर्मिनली डिफरेंशिएट फॉस्फोराइलेशन बाय CDK2 ट्रिगर्स इट्स यूबिक्यूटाइलेशन बाय SCF। हो गया। P21, ये देखिए ये क्या करेगा, ये भी G1S और SCDK को इनहिबिट करता है, लेकिन कब, जब DNA डैमेज होता है तब। ये DNA डैमेज होने के टाइम पे नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है ना, सेल टर्मिनली डिफरेंशिएटेड, देखिए फ्रॉम व्हेन सेल टर्मिनली डिफरेंशिएटेड, मतलब ये हुआ कि नॉर्मल सेल हैं और ये डिवाइड हुए, अलग अलग सेल बने, एक सेल जो है नर्व सेल में चली गई, मतलब नर्व सेल डिफरेंशिएट हो गई,
अब नर्व सेल बार बार डिवाइड तो करती नहीं है, इसलिए ये G1 फेज में ही रहेंगी, G0 फेज में ही रहेंगी। यहाँ पे G1 SCDK और SCDK काम नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए G1 SCDK और SCDK को P21 भी इनहिबिट करता है, लेकिन कब, जब DNA डैमेज होता है तब, कैंसर के टाइम पे। अगर ये यही देखिए P21 काम नहीं करेगा तो कैंसरस सेल हो जाएंगी। अच्छा, P21 क्या करता है, ये G1 CDK को G1 इनहिबिट करता है, ठीक है, और ये कैंसर में इनएक्टिव रहता है, मतलब ये एक्टिव रहेगा तो कैंसर नहीं होगा। P21 APCC क्या करता है बता ही दिया, ये ऊपर डायग्राम में पढ़ लीजिएगा। CC20 CDH1 क्या करता है, APCC एक्टिवेटिंग सब यूनिट मेंटेन करता है APCC की एक्टिविटी को, SCF बता ही दिए, पॉलीब्यूटाइलेशन करता है। इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद ये डायग्राम देख लीजिए, इसके बाद ये डायग्राम में क्या है, फेवरेबल एक्स्ट्रासेलुलर, अगर मतलब फेवरेबल कंडीशन है G1 CDK एक्टिवेट होगा, ठीक है, और G1 S साइक्लिन की सिंथेसिस होगी, S साइक्लिन की भी सिंथेसिस होगी, और इसके बाद से G1 S CDK एक्टिवेट हुआ। अगर DNA डैमेज होगा तो इसको भी रोक देगा, इसको भी रोक देगा। कौन रोकता है भाई DNA डैमेज में, P21, याद है ना, याद रखिएगा कौन रोकता है यहाँ पे। और उसके बाद से MCDK, अच्छा यहाँ देखिए रीप्लिकेशन को इनहिबिट कर दिया, मतलब एक बार अगर MCDK ने अपनी कमिटमेंट कर दी तो DNA को रीप्लिकेट नहीं होने देता। यानी कि MCDK के एक्टिवेट होने से पहले रीप्लिकेशन क्यों लिखा है, आप कहेंगे कि सर क्या DNA 2 बार रेप्लिकेट होगा, नहीं, अगर कुछ DNA बच गया रेप्लिकेट होने से तो वो चेक किया जाता है। G2 to M जाने के में जो सेकेंड चेक पॉइंट होता है वहाँ पर चेक किया जाता है कि DNA का रेप्लिकेशन, अगर कोई DNA रेप्लिकेट नहीं हुआ है तो पूरा रेप्लिकेशन कर दिया जाता है। और क्रोमोजोम अटैच हो गए हैं, देखिए क्रोमोजोम अनअटैच है तो APCC को रोका जाएगा, लेकिन अटैच हो गए तो APCC काम करना शुरू कर देगा, बात खत्म। चलिए, तो ये तो था इंटरफेज का रेगुलेशन, लेकिन अब हम लोग को एक एक चीज़ को ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले एस फेज का रेगुलेशन बताते हैं। अब एस फेज का रेगुलेशन क्या होगा, सीधे देखिए, बहुत आसान सा डायग्राम है। देखिए G1 फेज में क्या होता है ना, SCDK जाके, ये देखिए G1 फेज में ही SCDK जाके बाइंड कर लेगा, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम चलते हैं, आपको डिटेल डायग्राम दिखाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ये है, देखिएगा, एक होता है प्री रिप्लिकेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है प्री रिप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, और एक होता है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखिए जब प्री रिप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स यानी प्री RC बन जाता है, इसका मतलब है कि लाइसेंसिंग हो गई है कि यहीं से DNA का रिप्लिकेशन होगा, और ये कब होता है, G1 फेज में। और ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC, अब की प्लेयर इज लार्ज सबयूनिट मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड ORC, जो कि बाइंड करता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से। वंस अ DNA रिप्लिकेशन या वंस अ रिप्लिकेशन ओरिजिन हैज़ बीन फायर्ड, स्टार्ट हो गया, द टू हेलिकेजेज मूव आउट ऑफ द, ठीक है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो लाइसेंसिंग ऑफ DNA G1 में ही हो जाता है, DNA रिप्लिकेशन, कि कहाँ से DNA रिप्लिकेशन होगा। जैसे यहाँ देखिए G1 में ही प्री रिप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्सेस रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट पे बाइंड कर लिए, जिसमें से SCDK हो सकता है, यहाँ देखिए नीचे वाले डायग्राम में। अब देखिए G1 में क्या हुआ, G1 फेज, ठीक है, वो G1 रावण वाला G1 नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे CDC6 ORC, ये भी एक प्रोटीन है जहाँ से रेप्लिकेशन होना है, जाके ORC बाइंड किया है। CDC6 पहचान के इसको बाइंड करेगा और तुरंत फ़ोन लगाएगा CD1 को, कहेगा जल्दी MCM को लेके आओ, MCM हेलिकेज। MCM का फुल फॉर्म होता है मिनी क्रोमोजोम मेंटेनेंस, मिनी क्रोमोजोम मेंटेनेंस। तो ये मिनी क्रोमोजोम मेंटेनेंस क्या करेगा, जाके बाइंड, ये हेलिकेज है तो CDT1 लेके जाएगा, यहाँ पे बाइंड कर देगा। अब देखिए CDC6 और CDT1 निकल गया बाहर। अच्छा, इनको डिग्रेड करने का काम कर देती है एक प्रोटीन जिसका नाम है जेमिनिन, बहुत बढ़िया नाम है जेमिनिन, ठीक है। तो जेमिनिन डिग्रेड कर देगी, फिर से ये कहीं और, फिर से मान लीजिए यहाँ से ओरिजिन रेप्लिकेशन से यहाँ से अगर रेप्लिकेशन फायर्ड हो गया तो दोबारा फिर से यहाँ से रेप्लिकेशन ना हो, इसलिए इन दोनों को डिग्रेड कर दिया जाता है या कुछ को फॉस्फोराइलेट कर दिया जाता है। आप लोगों को जितना डिटेल में पढ़ना होगा आप लोग डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए G1 में ही प्री रिप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे जब बढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ आएंगे इनएक्टिवेशन ऑफ ORC, CDT1, ये सब इनएक्टिवेट हो जाएंगे। DDK आएगा जो कि DNA हेलिकेज का एक्टिवेशन हुआ और फिर यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। तो बस इतना ही है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और मैं ये दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों का मन होगा
तो स्क्रीन पॉज करके इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में नुकसान थोड़ी है। खूब अच्छे से पढ़ लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एस फेज का रेगुलेशन हो गया। याद रखिएगा कि प्री रिप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स जीवन में ही बन जाता है, ठीक है। और इधर तो कोई ज़रूरत नहीं है। सिस्टर क्रोमेटिड को बाइंड करने के लिए कोहेसिन आती है, ये सब तो CSIR में मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। और माइटोसिस, मियोसिस, हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि CDK1 देखिए, एम फेज का रेगुलेशन में CDK1 भाई एम फेज का CDK है ये, एम साइक्लिन B यही होता है ना। तो साइक्लिन B, अब साइक्लिन B बाइंड करेगा इनएक्टिव MCDK, जब यहाँ पे V1 काइनेज जाएगा तो इनएक्टिव है, जब CDK एक्टिवेटिंग काइनेज जाएंगे तो एक्टिव हो जाएगा। और फिर ये फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक देकर सीरीज 25 फॉस्फेटेज होता है ना, ये इनहिबिटरी फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करता है। तो इस तरीके से एक्टिवेशन होता है MCDK का। आप लोग चाहें तो इसको डिटेल में देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत होइएगा कि सर बहुत फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं और आप लोग थोड़ा रोक के इसको देख लीजिएगा। एक बार बस रीड कर लीजिए ना। ये रिवीजन क्लास है, याद रखिएगा, ये रेगुलर क्लास नहीं है, ओके। तो अब जो है यहाँ से ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, इतना टाइम नहीं है। और प्लीज़ आप लोग इसको यहीं पढ़ के ख़त्म करिएगा, इसको प्रिंट कराने मत चले जाइएगा, ठीक है। को कंडेंसिन होता है जो क्रोमोसोम को कंडेंस कराने का काम करता है। बाकी हाँ, ये देखिए कितने तरह के काइनेटोकोर पाए जाते हैं। तो इंटरपोलर काइनेटोकोर होंगे, एक एस्ट्रल होंगे। एस्ट्रल जो होता है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड करता है। और ये होते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखिए, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, हमने क्या बोला, काइनेटोकोर नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल की बात करता हूँ मैं। माइक्रोट्यूब्यूल 3 तरह के होते हैं। काइनेटोकोर जो कि काइनेटोकोर से बाइंड करेंगे, एस्ट्रल होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड करेंगे, और इंटरपोलर होते हैं जो कि स्लाइड कराने का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोटर प्रोटीन होती हैं, डाइनिन और काइनेसिन, जो कि स्लाइड कराने का काम करती हैं। तो 3 तरह के ये हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ हम दिखाते हैं, ये देखिए। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, जानते हैं क्या क्वेश्चन आता है? एक ही क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, हम लोग हमेशा जानते हैं डाइनिन। तो डाइनिन जो होता है वो निगेटिव एंड डायरेक्टेड होती है, और काइनेसिन जो होता है वो पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड होता है। भाई ये देखिए, काइनेसिन जो होता है पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड होता है। सिर्फ ये काइनेसिन 14 जो होता है ना, वही देखिए किधर जा रहा है, निगेटिव एंड डायरेक्टेड होता है, ठीक है। काइनेसिन 14 इज ओनली निगेटिव एंड डायरेक्टेड, ठीक है। निगेटिव एंड की तरफ जाता है, ये लेके जाता है निगेटिव एंड की तरफ। और बाकी डाइनिन तो हमेशा निगेटिव एंड की तरफ लेके जाता है, बाकी सब के सब। अच्छा, काइनेसिन 5 जो होता है, इधर पॉजिटिव, ये लेके जा रहा है। यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन यही वाला पूछेगा, यही है इंपॉर्टेंट, और कुछ है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। बस ये ख़त्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिएगा कि जो हम दिखा रहे थे ना, सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियल होता है। तो सेंट्रोजोम का भी रिप्लिकेशन DNA रिप्लिकेशन जैसे जैसे होता है वैसे वैसे होता है। एक के परपेंडिकुलर आके ये प्रोटीन सिंथेसाइज होने लगती है। सेंट्रोजोम का भी रिप्लिकेशन एस फेज में ही होता है, ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को यही करना होगा। बाकी तो कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट, मतलब आपको बताने के लिए। अरोरा काइनेज, ये सब NDC AT ये सब नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको नहीं बताना चाहता हूँ अभी। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस रिवीजन क्लास है, इतना ध्यान रखिएगा कि इतने से हो जाए। कोहेसिन, यहाँ सिक्यूरिन है, सेपरेज है। जैसे कि MCDK जब काम करता है तो सिस्टर क्रोमेटिड को बाइंड करने का काम करती है। देखिए, सिस्टर क्रोमेटिड को बाइंड करने का काम करती हैं, यहाँ पे बीच में होते हैं कोहेसिन, जो कि सिस्टर क्रोमेटिड को बाइंड करते हैं। तो ये प्रोटीन है, इनको सेपरेट करने के लिए आता है सेपरेज, लेकिन सेपरेज को इनहिबिट किया रहता है सिक्योरिन। सिक्योर क्या रहता है कि सेपरेज यहाँ से जा नहीं पाए। लेकिन जैसे APCC आता है, वो क्या करता है, यहाँ सिक्यूरिन को डिस्ट्रक्ट कर देगा। सेपरेज एक्टिव हो गया, सेपरेज एक्टिव होकर कोहेसिन को डिग्रेड कर देगा, और यहाँ देखिए सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो गया। बहुत आसान, आप चाहें तो इसको मैंने दिखा दिया है, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। बात ख़त्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ तो नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा है। हाँ, ये थोड़ा सा बता दूं आपको, एनाफेज A और एनाफेज B में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एनाफेज A में माइक्रोट्यूब्यूल अपने अपोजिट एंड पे जाते हैं। देखिए, अपने यहाँ से अपोजिट एंड पे गए, सेंट्रोजोम वहीं के वहीं है। लेकिन एनाफेज B में क्या होता है, सेंट्रोजोम भी अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। देखिए, यहाँ पे होना चाहिए ना इसको, और इसको यहाँ पे होना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ चला गया है, ये यहाँ से यहाँ चला गया है। तो सेंट्रोजोम जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल मूव करते हैं, वो एनाफेज A है। जिसमें सेंट्रोजोम भी मूव करता है, वो होता है एनाफेज B।
ठीक है, ये हो गया। साइटोकाइनेसिस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है, क्लीवेज फॉरो बनता है, ये सब आपको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक्टिन, मायोसिन, फिलामेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छे से देख के इसको स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको जानने के लिए। थोड़ा सा ये रेगुलेशन में बता देता हूँ कि कैसे रेगुलेशन होता है। कि रो इनएक्टिव है, GEF गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर, जो कि यहाँ पे GTP बाउंडेड है, तब ये फॉर्मिन बनाएगा। फॉर्मिन माइक्रोफिलामेंट का फॉर्मेशन कराता है। और यहाँ पे रॉक और कौन सा प्रोटीन है, रॉक प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो इधर मायोसिन का एक्टिवेशन कराएगा और ये क्लीवेज फॉरो के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और कुछ तो नहीं है ना, ये एक्सपेरिमेंट वगैरह ये नहीं जानना है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत कि आप लोगों को बहुत डिटेल में जानना है। ठीक है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन ये भी नेट जारक में आता है, ICMR में नहीं आता है। बस ये एम्ब्रियोनिक फेज में जो है ना, एम्ब्रियोनिक सेल्स में जीवन फेज गायब रहता है, ये बस इतना ही लिख लीजिए, काम खत्म। एम्ब्रियोनिक सेल में जीवन फेज नहीं पाया जाता, सीधे M फेज, S फेज, M फेज, S फेज, M फेज, S फेज। बाकी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो इसको स्क्रीन पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ओके, इतने रिवीजन से आपका काम हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमको बताइएगा। इतने रिवीजन से आप लोगों का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा माइटोजन स्टिमुलेशन, पता नहीं माइटोजन से क्वेश्चन आएगा कि नहीं, फिर भी माइटोजन क्या होता है कि माइटोजन क्या करेगा, एक तरह का सेल सिग्नल मॉलिक्यूल है, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रैस एक्टिवेट होगा, रैस मैप काइनेज को एक्टिवेट करेगा। ये क्या करेगा, अंदर जाके इमीडिएट अर्ली रिस्पॉन्स वो करेगा, ये MOIC बनाएगा। वैसे छोड़ देते हैं इसको क्योंकि ये CSIR के लिए इम्पोर्टेंट है, ICMR के लिए ज़्यादा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक्सरे जब एक्सरे से जब DNA डैमेज होगा तो देखिए P21 आके यहाँ पे इनहिबिट कर दे रहा है ना। ठीक है, यही मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को कि DNA डैमेज होगा तो P21 आके इसको इनहिबिट कर देगा बस। और MDM2 एक्सेस MOIC प्रोड्यूस होगा तो MDM2 की हेल्प से यहाँ देखिए सेल साइकिल अरेस्ट या एपोप्टोसिस करा दी जाएगी। तो इस डायग्राम को आप पढ़ सकते हैं। ये P21 ये देख लीजिएगा। अच्छा, MDM2 देखते हैं आप लोग, MDM2 P21 यहाँ पे जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये देखिएगा कि एपोप्टोसिस कराना है ना, स्टेबल अगर एक्टिव P21 है तो एपोप्टोसिस हो जाएगी। ये भी एपोप्टोसिस का एक क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो आई थिंक ये हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में बताइए। और भी अच्छे वीडियोज़ में बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।